मेरा नाम है ज्योतिराज, तुम्हारा एडुकेशनल भैया, और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे फर्स्ट फ्लाइट बुक को। तो आगे बढ़ने से पहले तुम कहीं वही तो नहीं जिसकी वजह से मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हुए? चीटिंग करता है तू। क्योंकि तुमने मुझे अपने 10 अकाउंट से सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। बता रहा हूँ, भगवान नर्क में भी जगह नहीं देगा। वैसे देख लो, तुम्ही लोग का नुकसान है, क्योंकि 10 तो बस शुरुआत है, 11 12 तो पूरा साथ रहने वाला हूँ तुम्हारे। इंग्लिश पीछा नहीं छोड़ने वाला। और हाँ, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी और ये रहा मेरा सेकंड चैनल का नाम। फॉलो कर लो, बोर्ड्स के बाद बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई वाली कंटेंट नहीं आएगी, पढ़ाई से हटकर कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक अपडेट देना था कि अगले 4 दिनों तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री नोट्स गिव अवे होगा। हर दिन किन्हीं 10 बच्चों को मैं फ्री नोट्स देने वाला हूँ, जिसमें तुम्हारा पूरा लिटरेचर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन कवर्ड है। तुम्हें सारे चैप्टर्स और पोएम्स के समरी, की लाइंस, पोएटिक डिवाइसेस, थीम, वर्ड मीनिंग्स और कैरेक्टर स्केच ट्री देखने को मिल जाएंगे। और भी बहुत कुछ है। राइटिंग सेक्शन के नोट्स में तो तुम्हें फॉर्मेट भी देखने को मिल जाएंगे। जिन्हें बाय करना है वो एडुकेशनल भैया ऐप से जाके बाय कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल प्राइस में मिल रहा है फॉर 129 रुपीज। और हाँ, ये कोई ऐसे वैसे फ्री वाले नोट्स नहीं है, इन्हें हमने प्रॉपर्ली स्क्रैच से बनाया है। अगर तुम इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम एग्जाम में बहुत हाई स्कोर कर पाओगे। वैसे हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से वन शॉट स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने। अ डस्ट ऑफ स्नो, ये पोएम बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन इसकी जो डीप मीनिंग है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, यहीं से एग्जाम में आएगा। सबसे पहली बात, हमारी दुनिया में अंधविश्वासियों की कोई कमी नहीं है। हमारे जो दुनिया है ना, ये अंधविश्वासियों से भरा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ सुपरस्टिशन की एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मतलब आज तो गिल्लो भाई, आज तो कुछ कांड होने वाला है, आज कुछ बुरा तो जरूर होगा। चमाइला, तुम्हारे बाप का रोड है साली, सुपरस्टिशन 14। और अगर पाम में खुजली हो रही है तो आज तो पैसा ही पैसा होगा। और बताऊं, वैसे अगर तुम्हें भी कोई सुपरस्टिशन ऐसे एग्जांपल के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सपोज मैं किसी एक्स आदमी के बारे में बात कर रहा हूं एंड अचानक से वो एक्स आदमी वहीं पे आ जाए, इसका मतलब वो एक्स आदमी जो है ना, वो 100 साल जीने वाला है। मतलब हम हेल्दी डाइट फॉलो करने वाले लोग तो गधे हैं, उनको तो ऐसे ही वरदान मिल गया। भाई देखो, अभी मैं अंधविश्वास के बारे में तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो तुम्हारा पोएम है अ डस्ट ऑफ स्नो, ये कुछ अंधविश्वासों को तोड़ने वाली है। चलो पोएम को स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, मतलब कि जिस तरह एक कौवे ने गिराया, क्या गिराया? अ डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला गया है, स्नो क्यों नहीं बोला गया है? देखो, तुम यूजुअली जो फ्रीजर में आइस जमाते हो ना, वो पूरा सॉलिड होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन अगर तुम कोई कोल्ड प्लेस जाओगे, जैसे कश्मीर जाओगे या कोई और शिमला विमला जाओगे ना, तो वहां तुम देखोगे वो जो स्नो होता है ना, वो डस्ट के फॉर्म में होता है। जैसे सैंड होता है ना, वैसा ही होता है, लेकिन वो जमा हुआ होता है। कैसे, मतलब समझ में आ रहा है ना? मूवीज में तो देखी ही होगी। तो उसी तरह एक आदमी ना ऐसे चल के जा रहा होता है। कौन होता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया होते हैं। वो ऐसे चल के जा रहे होते हैं, तभी सामने में एक हेमलॉक ट्री होता है। वो जब हेमलॉक ट्री के नीचे से जा रहे होते हैं, तभी ऊपर में एक कौवा आके बैठता है। और वो जैसे ही बैठता है, तो जैसे ही बैठेगा तो हिलेगा ना, ब्रांच हिलता है और वहां से स्नो जो होता है वो उनके ऊपर गिर जाता है। फिर क्या होता है बताता हूँ। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे दैट आई हैव रियूड। मतलब कि इस इंसिडेंस के वजह से, कौन सा इंसिडेंस? ये जो क्रो आता है, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है, और वो जैसे ही बैठता है तो वो जो डस्ट ऑफ स्नो होता है वो पोएट के ऊपर जाके गिरता है। ये जो इंसिडेंस होता है ना, इस इंसिडेंस की वजह से जो पोएट होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा, उनका मूड चेंज हो जाता है। मतलब पहले जो थे ना, वो पोएट बहुत ज्यादा गुस्सा में थे, उनका मूड बहुत ज्यादा खराब था। हो सकता है गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गया होगा, या फिर बॉस ने सैलरी काट लिया होगा, कुछ भी हो सकता है। आज के जमाने में तो बहुत कुछ होता है। तो जो पोएट होते हैं वो सैड होके जा रहे होते हैं, और फिर ये जो इंसिडेंस होता है, जो क्रो के वजह से, जो हेमलॉक ट्री की वजह से, जो बर्फ की वजह से, स्नो, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से जो इंसिडेंस होता है, ये उनके मूड को चेंज कर देता है। पहले वो बहुत ज्यादा सैड होते हैं, बहुत ज्यादा उनका मूड खराब होता है, लेकिन ये जो इंसिडेंस होता है ये उनके मूड को चेंज कर देता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड इसी इंसिडेंस की वजह से वो जो अपना आने वाला टाइम वेस्ट करने वाले थे उस दिन का, वो बचा लेते हैं। अब उनका मूड अच्छा हो गया तो वो कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे, है ना? अब तुम लोग सोच रहे होगे इसमें अंधविश्वास किधर है, क्या बात कर रहे हो कि स्टार्टिंग में क्या बकवास किया, अंधविश्वास का तो रोल ही नहीं है इधर। अरे बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। यहाँ पे उनका दिन अच्छा कौन किया? क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने। ऑब्वियसली स्नो ने भी, तो स्नो को नेग्लेक्ट करते हैं, उसका काम नहीं है। क्रो और हेमलॉक ट्री। सबसे पहले क्रो को लेते हैं। क्या क्रो एक ऐसा बर्ड है जो बहुत ज्यादा सुंदर है, या जिसके बारे में तुम सोचोगे तो तुम एकदम अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचोगे? नहीं ना। क्रो के बारे में तुम जब भी सोचते हो तो तुम्हें क्या ख्याल आता है कि शमशान घाट के ऊपर क्रो उड़ रहे हैं, या फिर कोई मूवीज में भी तुम देखते होगे, नेगेटिव इंपैक्ट करता है बेसिकली क्रो। क्रो को हम अच्छे जगहों पे यूज नहीं करते हैं, नेगेटिव जगहों पे यूज करते हैं। अच्छी जगहों पे हम क्या लेते हैं? हमने पिकॉक ले लिया, या फिर कोई और अच्छी बर्ड्स को ले लिया, राइट? हम लोग क्रो को तो कभी नहीं लेते। तो हमारे जो पोएट है ना, वो इस स्टीरियोटाइप या फिर तुम कह सकते हो अंधविश्वास को तोड़ने का काम करते हैं कि जब एक क्रो उनका मूड अच्छा कर सकता है, तो फिर क्रो को हम नेगेटिव रोल में क्यों लेते हैं? बस यही नहीं, जो हेमलॉक ट्री है ना, वो कोई नॉर्मल सा ट्री नहीं है, वो एक पॉइजनस ट्री है। भले ही उसके ऊपर व्हाइट फ्लावर आता है, लेकिन वो जो ट्री है ना, वो पॉइजनस ट्री है। यहाँ पे पोएट क्रिसमस ट्री भी ले सकते थे, या कोई और अच्छा सा ट्री ले सकते थे, राइट? लेकिन उन्होंने क्या लिया? हेमलॉक ट्री, एक पॉइजनस ट्री। हालांकि यहाँ पे फिर वही होता है,
वो जो ट्री होता है उस ट्री के ऊपर जो स्नो होता है उसके वजह से जो पोएट का मूड अच्छा हो जाता है। बेसिकली उस ट्री की वजह से पोएट का मूड अच्छा हो जाता है। सो पोएट इन्हीं दो एग्जांपल से लोगों का स्टीरियोटाइप या फिर कह सकते हो अंधविश्वास या फिर सुपरस्टिशन को ब्रेक करने का काम करते हैं। ये वाले पार्ट को ध्यान में रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है ना तो यहीं से आएगा। फायर एंड आइस, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने। देखो, अगर हमारी जो दुनिया है, हमारा जो अर्थ है, उसे खत्म होना होगा तो कैसे खत्म होगा? या तो फायर से खत्म होगा या तो आइस से खत्म होगा, राइट? मतलब या तो अर्थ के कोर से वोल्केनो निकलेगा और पूरे अर्थ में भर जाएगा और पूरा अर्थ जल जाएगा, या तो ये भी हो सकता है कि जो सन है ना वो अर्थ के इतना पास आ जाए या फिर वो इतना ज्यादा गर्म हो जाए कि जो अर्थ है वो जल के खत्म हो जाए। मतलब हमारी जो दुनिया है वो जल के खत्म हो जाएगी। या तो आइस की वजह से भी पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। हो सकता है जो हमारा अर्थ है ना वो क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा का पूरा जम जाएगा। तुम लोगों ने स्नोपियर्सर नाम का एक सीरीज देखा है जो कि नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। उसमें दिखाया जाता है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कि कैसा जो हमारा पूरा अर्थ है ना उसमें पूरा पूरा अर्थ के सारे लोग जम जाते हैं, पूरा अर्थ जम जाता है, जितने भी लोग होते हैं सारे मारे जाते हैं। बस एक ट्रेन जो कि 365 डेज चलते रहता है उसके अंदर कुछ लोग जिंदा होते हैं, कुछ 1000-2000 लोग अपना एक एनवायरनमेंट बना के। खैर ये अलग पार्ट है, ओके, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला, ये बस मैं अपने इंटरेस्ट से बता रहा हूँ। मैं तो बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि हमारे अर्थ का एंड होने का सिर्फ दो ही रीजन हो सकता है, या तो फायर या तो आइस। बट देखो, कोई भी पोएम इतना इजी तो होता नहीं है, इसलिए हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया है, मतलब जो हमारे पोएट है ना, उन्होंने फायर एंड आइस का लिटरल मीनिंग के अलावा एक डीप मीनिंग भी लिया है। मतलब कि बेसिकली उन्होंने फायर को डिजायर से कंपेयर किया है और आइस को हेट्रेड से कंपेयर किया है। फायर को किससे किया है? डिजायर से। डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा होना या फिर चाह होना। और आइस को किससे कंपेयर किया है? हेट्रेड से। हेट्रेड का मतलब होता है नफरत होना। मतलब कि अगर दुनिया को खत्म होना हो तो वो फायर मतलब कि डिजायर की वजह से भी खत्म हो सकती है। चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अपने सबसे हरामी दोस्त को इमेजिन करो और मान लो वो डिजायर रखता है कि उसे इंडिया का पीएम बनना है और मान लो वो बन भी जाता है, तो क्या होगा? हो गया ना इंडिया बर्बाद। ये तो सिर्फ एक इंसान की कहानी थी। मान लो ऐसे ही इंसानों की डिजायर पूरी होने लगी, ऐसे ही इंसानों की इच्छा पूरी होने लगी, तो पूरी दुनिया का क्या होगा? इससे भी सिंपल एग्जांपल ले, मान लो एक टाइम में अगर हिटलर की इच्छा पूरी हो जाती, हिटलर की डिजायर पूरी हो जाती, तो दुनिया का क्या होता? वो छोड़ो, आज के टाइम में जो नॉर्थ कोरिया का लीडर है, किम जोंग नाम है ना उसका, अगर उसकी डिजायर पूरी होगी तो पूरी दुनिया का क्या होगा? बर्बादी हो जाएगी ना। मतलब कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये फायर की लिटरल मीनिंग मतलब खुद जल के तो खत्म हो ही सकती है, साथ में जो फायर की डीप मीनिंग है, मतलब जो डिजायर है, इच्छा है, इच्छा की वजह से भी ये जो पूरी दुनिया है वो खत्म हो सकती है। ये भी कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है वो आइस यानी कि हेट्रेड की वजह से भी खत्म हो सकती है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम खुद ही बताओ, तुम्हें अपने पड़ोसी से, अपने एक्स से, शर्मा जी के बेटे से या फिर उस दोस्त से जिसकी बहुत ज्यादा हॉट गर्लफ्रेंड है, उससे कितना प्यार है? ऑब्वियसली नफरत ही करते हो ना। और अगर तुम्हारा बस चले तो तुम तो उनको जिंदा दफना दोगे। तो इसलिए पोएट ये भी कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी अर्थ है, ये हेट्रेड की वजह से भी खत्म हो सकती है। मतलब एक टाइम पे नफरत मतलब हेट्रेड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये जो पूरी दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। फिर पोएट कहते हैं कि जहां तक मुझे फायर यानी कि डिजायर का पता है, तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूं, मैं उन लोगों के साथ हूं जो लोग ये सोचते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये फायर की वजह से खत्म होगी। लेकिन ये जो दुनिया है ये किसी तरह बच जाती है या फिर इसे दूसरी बार तबाह होना हो, मतलब दूसरी बार बर्बाद होना हो, तो आइस का जो डिस्ट्रक्शन है, मतलब जो हेट्रेड का डिस्ट्रक्शन है, वो भी बहुत ज्यादा है। और ये डिस्ट्रक्शन काफी है हमारी पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। एंड इस तरह से ये सिंपल सा पोएम खत्म होता है। बस ये याद रखना कि फायर को डिजायर से कंपेयर किया गया है या फिर रिप्रेजेंट किया गया है, और वहीं जो आइस है ना उसे हेट्रेड से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम लोग साथ में पोएम को पढ़ते हैं, ठीक है? सब कुछ समझ में आ जाएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो enough of hate to say that destruction ice is also great and would suffice। अब देखो, अगर तुम्हें पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, वीडियो देखकर मजा आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो की लाइक गेम रखते हैं 1K लाइक्स, देखते हैं कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं एक लायन। क्या हुआ, तुम्हें भरोसा नहीं है? यू रेसिस्ट, यू सेक्सिस्ट, तुम्हें लगता है मैं इंसान जैसा दिखता हूं तो मैं लायन नहीं हो सकता? आई विल sue you in सुप्रीम कोर्ट। अगर तुम्हें लगता है मैं लायन नहीं हूं तो प्रूफ करके दिखाओ, तब तो मैं मानूं। डोंट वरी गाइस, मैं हूं तुम सबका लॉयर एजुकेशनल भैया, और आज मैं तुम्हें डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा वाइल्ड एनिमल्स में, वो भी एक पोएम को पढ़कर जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। और हाँ, साथ ही साथ इस चपड़गंजू से भी बचाऊंगा जो तुम्हें कोर्ट में स्यू करने की बात कर रहा था। बड़ा आया मेरे ऑडियंस को स्यू करने वाला। अगर कभी तुम ईस्ट के जंगलों में जाते हो,
मतलब अगर तुम्हें ईस्ट के जंगलों में जाने का चांस मिलता है और वहां पर तुमसे पहले तुम्हें ढूंढता हुआ एक लार्ज टाउनी बीस्ट, मतलब एक बड़ा येलो ब्राउन या फिर ऑरेंज ब्राउन कलर का 4 पैरों वाला डेंजरस जंगली जानवर आके खड़ा होता है और वो तुम्हारे ऊपर दहाड़ता है और फिर उसके अगले ही पल तुम मरने लगते हो, तो समझ जाना वो जानवर कोई और नहीं बल्कि एशियन लायन है। तुम्हें एशियन लायन पहचानने आ गया। यही था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा पे। अगर तुम जंगल में घूमी घूमी कर रहे हो और यही घूमी घूमी करते हुए तुम्हें एक जानवर दिखता है, एक नोबल वाइल्ड बीस्ट दिखता है। नोबल वाइल्ड बीस्ट का मतलब होता है एक बहुत ही रॉयल हाई क्लास 4 पैरों वाला जंगली जानवर, डेंजरस जंगली जानवर जिसका जो पूरा बॉडी हो ना वो येलो कलर का हो और उस येलो कलर के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स बने हुए हो और तुमने सिर्फ इतना ही नोटिस किया हो और अगले ही पल वो जो जानवर है वो तुम्हें खा जाए, तो समझ जाना ये बहुत ही सिंपल सा रूल है कि वो एक बंगाल टाइगर है। अब तो तुम्हें बंगाल टाइगर को भी पहचानने आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टैंजा पे। ठीक है, यहाँ पे फिर से पोएट बोल रहा है कि तुम फिर से जंगल में घूम रहे हो और तभी तुम्हें एक बीस्ट, मतलब एक डेंजरस जानवर दिखता है जिसके पूरे बॉडी में ब्लैक स्पॉट से भरे हुए हो, मतलब कि पेपर्ड विद ब्लैक स्पॉट्स हो, मतलब उसका जो पूरा बॉडी है ना उसमें ब्लैक 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 स्पॉट्स हो और अगले ही पल वो जो जानवर है वो तुम्हारे ऊपर उछलता है, तो समझ जाना वो जानवर कोई और नहीं बल्कि लियोपार्ड है। और अगर लियोपार्ड ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर उछल चुका है तो इसके बाद चिल्लाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम जितना ज्यादा चिल्लाओगे वो लियोपार्ड तुम्हारे ऊपर लेप लेप करेगा। मतलब तुम जब तक चिल्लाते रहोगे तब तक वो लियोपार्ड तुम्हारे ऊपर उछलता रहेगा और वो तब तक उछलेगा जब तक तुम दर्द से मर नहीं जाते हो। और इसी सिंपल से चीज से समझ जाना कि वो जानवर कोई और नहीं बल्कि लियोपार्ड है। सिंपल। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम लोग सोच रहे होगे कि हमारी जो पोएट है कैरोलिन विल्स वो हमारा इतना मजा क्यों ले रही है। अगर हम ऐसे जाते हैं और जानवर को पहचान भी जाते हैं तो उसके बाद हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, तो पहचान के करेंगे क्या। तो बेसिकली हमारी जो पोएट है कैरोलिन विल्स वो इस पोएम को बहुत ही ह्यूमरस वे में एक्सप्रेस करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस पोएम को इस वे में लिखा है। ओके, चलो फोर्थ स्टैंजा में बढ़ते हैं। अगर तुम अपने गार्डन, मतलब अपने यार्ड में घूम रहे हो और तभी तुम्हें वहां पे एक क्रिएचर दिखे जो तुम्हें देखते ही आके जोर की झप्पी दे दे, तो समझ जाना कि वो कोई और नहीं बल्कि एक बियर है। और अगर तुम्हें फिर भी डाउट हो कि वो बियर है कि नहीं तो तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें आके और भी सॉफ्ट टचेस करेगा, मतलब तुम्हें और भी झप्पिया और भी हक करेगा और शायद तब तक करेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। अब तो तुम बियर को भी पहचान लोगे। चलो अब हम स्टैंजा 5 में बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें दो जानवरों में, दो एनिमल में डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा और दोनों ही एनिमल बीस्ट ऑफ प्रे है। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है कि एक एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाता है। एक नोविस, मतलब एक नौसिखिया इंसान हो सकता है क्रोकोडाइल और हाइना में कंफ्यूज हो जाए, मतलब नॉन प्लस हो जाए। नॉन प्लस हो जाएगा मतलब ही होता है कंफ्यूज हो जाए। ओके, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो हाइना होते हैं ना वो मेरी स्माइल के साथ आते हैं, मतलब उनके फेस में हमेशा एक स्माइल होती है, वो भी बड़ी सी। और वहीं पे जो क्रोकोडाइल होते हैं वो तो हमेशा रोते रहते हैं। तो यही दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे तुम जान पाओगे कि कौन सा बीस्ट ऑफ प्रे हाइना है और कौन सा बीस्ट ऑफ प्रे क्रोकोडाइल है। अब हम हमारे लास्ट स्टैंजा पे बढ़ते हैं, मतलब स्टैंजा 6 में। तुम्हें पता है एक चमेलियन, कमेलियन या चमेलियन तुम कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है, मतलब तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन तुम्हारी मर्जी। ओके, तो एक जो चमेलियन होता है उसके कान नहीं होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक लिजार्ड जैसा दिखता है। और जब भी तुम एक पेड़ के ऊपर देखते हो और वहां पे तुम्हें कुछ भी ना दिखे, मतलब जब तुम एक पेड़ के ऊपर देखो और वहां पे तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब नथिंग दिख रहा है, तो समझ जाना वो जो नथिंग है ना वही चमेलियन है। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो चमेलियन होते हैं वो अपना रंग बदल सकते हैं। तो वो जब पेड़ पे होंगे ना तो वो पेड़ का कलर के हो गए होंगे, जब वो लीव्स के पास होंगे तो वो लीव्स का कलर का हो गए होंगे। और इसलिए जब भी तुम पेड़ के पास देखोगे, जब पेड़ के ऊपर देखोगे तो तुम उन्हें स्पॉट नहीं कर पाओगे, तुम उन्हें नहीं पहचान पाओगे, इवन कि तुम उन्हें देख भी नहीं पाओगे। एंड ऐसे ही तुम पता कर सकते हो कि वो जो वाइल्ड एनिमल है वो कोई और नहीं बल्कि चमेलियन है। और इस तरह से ये जो तुम्हारा पोएम है बहुत ही प्यारा सा मजेदार सा वो खत्म होता है। देखो, तुमने नोटिस किया होगा कि मेरे पास हमेशा एक अच्छा सा प्रॉपर सा माइक होता है, लेकिन आज कुछ इशू के कारण वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैंने बहुत ही बेसिक सा माइक यूज किया है। थोड़ा सा आवाज, मतलब साउंड क्वालिटी है वो थोड़ा सा डिग्रेडेड होगा, तो फिक्र मत करो, मैनेज कर लेना।
वीडियो तो डिटेल में ही है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने सही से देने की कोशिश की है, एकदम अच्छे से। तो हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम में तुम लोग फॉलो कर सकते हो। वहां पे तुम मेरी असली फोटो देख सकते हो। मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें मन तो कर सकते हो और क्या। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमांडा पोएम को, जिसे लिखा है रॉबिन केलिन ने। और देखो, मुझे पता है तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम एकदम पास आ ही चुका है और ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट से आ रहा है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने तुम्हारे पोएम को एकदम डिटेल में वर्ड बाय वर्ड अच्छे से समझाया है। साथ ही साथ इस पोएम में जितने भी हार्ड मीनिंग्स तुम्हारे हैं वो भी मैं तुम्हें इसी वीडियो में बता दूंगा। अच्छे से वीडियो को देखना, बहुत मजा आएगा। जब हम छोटे थे हमें लगता था हमारे एल्डर्स हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे हमारी मम्मी हो, चाहे हमारे पापा, चाहे हमारे बड़े भाई बहन, सभी हमें बोलते रहते थे कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और ऐसे ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाला करते थे। चलो कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं जो रिस्ट्रिक्शंस वो हमारे ऊपर डाला करते थे। सबसे पहले एक लड़की का नाम लेते हैं। चलो मेरी एक्स का नाम ले लेते हैं, मजाक कर रहा हूँ, मैं सिंगल ही हूँ, ठीक है। एक लड़की का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयशा। तो मान लेते हैं तुम एक लड़की हो और तुम्हारा नाम है आयशा, ओके। और तुम्हारी मम्मी आकर तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही है, जैसे कि सब्जी पूरा खाओ आयशा, वरना तुम्हें स्वीट्स नहीं मिलेगा। जानवरों जैसा बेड पर मत खाओ, जाकर टेबल पर खाओ आयशा। सोफा पर पालथी मारकर मत बैठो आयशा। टीवी का रिमोट तुम्हें 1 घंटा से ज्यादा के लिए नहीं मिलेगा आयशा। तो ऐसे ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमारे पेरेंट्स हम पर बचपन में डाला करते थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, नहीं तुमसे थोड़ा छोटा ही था, जब मैं 12-13 साल का था, तब मेरे पेरेंट्स भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डालते थे। एंड मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि आई एम फकिंग 12 ईयर ओल्ड, मुझे पता है मुझे लाइफ में क्या करना है, मैच्योर इनफ एंड स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन अगले ही पल आयरन मैन बनने के सपने देखने लगता था। खैर, पोएम पे आते, ओके। तो उसी तरह से इस चैप्टर में एक लड़की है जिसका नाम आयशा तो नहीं है, बट उसका नाम अमांडा है, और उसकी मम्मी उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल रही है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है। लेकिन वो अपनी मम्मी से लड़ती नहीं है, बल्कि कुछ और ही रिएक्ट करती है, जो कि हम तब जान पाएंगे जब हम पोएम को पढ़ेंगे। तो चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो देखो, यहाँ पर हंच का मतलब होता है टू बेंड योर बैक एंड शोल्डर्स फॉरवर्ड इन अ राउंड शेप, मतलब ऐसे पीठ झुकाकर बैठना, बहुत ही सिंपल वे में। उसके बाद अगला हार्ड वर्ड है स्लाउचिंग। यहाँ पे स्लाउचिंग का मतलब होता है टू सिट इन अ लेजी वे विथ योर हेड एंड शोल्डर्स हैंगिंग डाउन, मतलब कि बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ ना, मतलब अभी खड़ा हूँ ना, ऐसे ऐसे करके बैठी हुई है वो, एकदम लेजी वे में। समझ रहे हो बात को? तो बेसिकली इस स्टैंजा में अमांडा की मम्मी उससे कह रही है कि अपने नाखून को मत चबाओ अमांडा, पीठ को झुकाकर मत बैठो अमांडा, सुस्त होकर मत बैठो, एक्टिव रहो अमांडा, सीधा बैठो अमांडा। बस इस स्टैंजा में वो इतना ही बोल रही है। चलो अब सेकंड स्टैंजा को देखते हैं। There is a languid emerald sea where the solo inhabitant is me, a mermaid drifting peacefully। तो यहाँ पर लैंग्विड का मतलब होता है स्थिर या फिर शांत। एमरल्ड सी का मतलब होता है ग्रीन ओशियन, हरा समुद्र, क्योंकि एमरल्ड जो होता है ना, वो एक तरह का ग्रीन कलर का स्टोन भी होता है, जो ज्यादातर ज्योतिष वगैरह लोग यूज करते हैं और बहुत सारे लोग पहनते भी हैं। फिर आते हैं मरमेड। मरमेड का बेसिकली मतलब जलपरी होता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं ब्लिसफुली। ब्लिसफुली का मतलब होता है हैप्पीली, मतलब कि इस स्टैंजा में अमांडा जो है ना, वो अपनी मम्मी के इंस्ट्रक्शन से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी है और वो सोच रही है कि एक स्थिर हरे समुद्र में वो एक अकेली जलपरी है जो आराम से हैप्पीली तैर रही है। मतलब कि बेसिकली अमांडा इस स्टैंजा में अपने ही दुनिया में, अपने ही इमेजिनेशन में खोई हुई है। वो अपनी मम्मी के बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। डिड यू फिनिश्ड योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टिडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। वैसे थर्ड स्टैंजा में ऐसा कोई हार्ड वर्ड तो है नहीं। यहाँ पर अमांडा की मम्मी उससे कह रही है, मैंने तुम्हें होमवर्क करने बोला था, रूम साफ करने बोला था और जूता भी साफ करने बोला था, तुमने किया अमांडा? बस इतना ही कह रही है। अब अगले स्टैंजा पे चलते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो यहाँ पर hushed का मतलब होता है silently,
देखो अमांडा अभी भी अपने दुनिया में ही खोई हुई है। वो अपनी मम्मी के बातों को इग्नोर कर रही है और वो अपने ही इमेजिनेशन में सोच रही है कि वो एक ऑर्फन है। ऑर्फन का मतलब जिसके माता पिता नहीं होते, मम्मी पापा नहीं होते। मतलब बेसिकली अमांडा सोच रही है कि वो एक अनाथ लड़की है और वो स्ट्रीट्स पे फ्रीली घूम रही है, अपने पैरों से एकदम साइलेंटली बालू मिट्टी में पैटर्न बना रही है। अब ऐसे हॉ रिएक्ट मत करना, तुमने भी बचपन में किया ही होगा, अपने पैरों से बालू में डिजाइन बनाना, पैटर्न बनाना। ओके, तो यहाँ पे भी अमांडा यही सोच रही है कि वो एक अनाथ लड़की है और वो कहीं बालू के पास जाके, बालू मिट्टी के पास जाके अपने पैरों से एकदम साइलेंटली ऐसे पैटर्न बना रही है। और जिस जगह पे अमांडा भी है ना, वहाँ पर बहुत ज्यादा शांति भी है और आजादी भी है। मतलब साइलेंस भी है क्योंकि अमांडा को कोई टोकने वाला नहीं है, और फ्रीडम भी है क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकती है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे स्टैंजा 5 में, जहाँ पर उसकी मम्मी फिर से उसे कुछ बोलने वाली है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। ये स्टैंजा भी बहुत ही सिंपल सा स्टैंजा है, इसमें भी कोई हार्ड वर्ड नहीं है। यहाँ पर अमांडा की मम्मी फिर से बोल रही है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, तुम्हारे फेस में जो एक्ने है उसको भूल गए क्या, वो बढ़ जाएगा। और ये कैसा बिहेवियर है, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखा करो अमांडा। आई एम रूपांजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर डाउन माई ब्राइट हेयर। इस स्टैंजा में ट्रैंक्विल का मतलब क्वाइट एंड पीसफुल है। तो इस स्टैंजा में अमांडा अभी भी अपने दुनिया में खोई हुई है और सोच रही है कि वो एक रूपांजल है। तो जिन्हें नहीं पता मैं तुम्हें बता दूं, रूपांजल एक एनिमेटेड या फिर तुम कह सकते हो फेरी टेल कैरेक्टर है। और उस स्टोरी में रूपांजल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है जिसके बहुत ही लंबे गोल्डन हेयर्स होते हैं। लेकिन रूपांजल को एक विच टावर के सबसे टॉप फ्लोर में हमेशा के लिए कैद कर देती है और उस टावर के चारों तरफ एक ड्रैगन भी घूम रहा होता है जो रूपांजल को कभी भी बाहर नहीं निकलने देता है। लेकिन फिर एक राजकुमार आता है, ड्रैगन से लड़ता है, ड्रैगन को मारता है और रूपांजल को वहां से बचाकर ले जाता है। लेकिन इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है, राजकुमार जो होता है ना, वो टावर के टॉप फ्लोर तक नहीं पहुंच पाता है। तो जो रूपांजल होती है वो टावर के टॉप फ्लोर के विंडो से अपने हेयर्स को नीचे फेंक देती है क्योंकि उसके हेयर्स बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। और जो राजकुमार होता है वो रूपांजल के हेयर में चढ़कर उसके पास तक पहुंचता है और फिर वहां से उसे बचाकर ले जाता है। अब ये मत पूछना वो लोग वापस कैसे जाते हैं, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर अमांडा कहती है कि वो एक रूपांजल तो है लेकिन वो कभी भी अपने ब्राइट हेयर्स को नीचे नहीं फेंकेगी, क्योंकि वो उसी टावर में रहना चाहती है, क्योंकि उस टावर में बहुत ज्यादा शांति है, कोई भी उसे तंग करने वाला नहीं है। और अमांडा को उस टावर में बहुत ही ज्यादा क्वाइट और पीसफुल महसूस हो रहा है और वो नहीं चाहती कि वो उस टावर से बाहर निकले, क्योंकि ये जो उसे शांति मिल रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, ये सभी को नहीं मिलता है। मतलब हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो अमांडा है ना, वो अपनी मम्मी से, अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी है, इसलिए तो वो ऐसी ऐसी बातें सोच रही है। चलो अब अगले स्टैंजा में बढ़ते। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो यहाँ पर सल्किंग का मतलब होता है गुस्से में किसी से बात ना करना, और नेगेट का मतलब होता है टू इरिटेट समबडी, मतलब किसी को परेशान करना। तो यहाँ पर फिर से अमांडा की मम्मी कह रही है तुम मुझे ऐसे इग्नोर करना बंद करो अमांडा, जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ उसका जवाब दो, ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम मुझसे गुस्सा हो या तो अपसेट हो अमांडा, तुम बहुत ही ज्यादा मूडी हो अमांडा, अगर तुम ऐसा बिहेव करोगी तो सबको लगेगा मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ अमांडा। साले मजाक बना के रखते हो। अरे नहीं नहीं अमांडा की मम्मी, आप उसको इरिटेट कहाँ कर रही हो, ये तो आपका प्यार है अपनी बेटी को लेकर जो आप उसको इतना परेशान कर रही हो। अले ले 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 ले, आपकी जैसी मम्मी सबको मिले। खैर ऐसे हमारा ये जो पोएम है ये खत्म हो जाता है। लास्ट वाले लाइंस जो भी मैंने बोले वो लिख कर मत आ जाना, वो मैं खुद से बोल रहा था। ओके, तो हाँ, अगर तुम्हें पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इस तरह से ये पोएम खत्म। खैर, आई लव यू माई ईवी फैमिली, नाउ गिव मी अ झप्पी। खुल गया। हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ टाइगर इन द जू चैप्टर को, और इसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने। इस नाम को अच्छे से याद रखना, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाए। इस पोएम में हम एक टाइगर के बारे में जानेंगे। स्टैंजा 1 में सबसे पहले स्टैंजा में हमें टाइगर के प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताया गया है, और स्टैंजा 2 और 3 में हमें ये बताया गया है कि आखिर एक टाइगर को कैसा होना चाहिए, और फिर पोएम के आखिरी 2 स्टैंजा में भी यही बताया गया है कि टाइगर का प्रेजेंट कंडीशन क्या है। तो बेसिकली स्टैंजा 1
4 और 5 में तुम्हें ये बताया गया है कि टाइगर का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, और स्टैंजा 2 और 3 में ये बताया गया है कि आखिर एक टाइगर को कैसा होना चाहिए। तो चलो पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंजा में हमें ये पता चलता है कि एक टाइगर जू में बंद है और उसका जो पूरा बॉडी है वो विविड स्ट्राइप से भरा हुआ है। विविड स्ट्राइप क्या होता है? तुमने टाइगर के बॉडी में देखा है ना, रेड और येलो कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, तो वही उसी का मतलब होता है विविड स्ट्राइप। तो वो जो टाइगर है वो बहुत ही ज्यादा क्वाइटली अपने केज में इधर से उधर मूव कर रहा है, और वो इतना ज्यादा क्वाइटली इसलिए मूव कर पा रहा है क्योंकि उसके जो पाउज है, उसके जो पंजे है ना, वो बहुत ही ज्यादा थिक और सॉफ्ट है। थिक का मतलब मोटा, लेकिन मोटा होने के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल मखमल की तरह। अब क्योंकि वो जो टाइगर है उसका जो पॉज है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा क्वाइटली मूव कर पा रहा है। लेकिन वो जो टाइगर है ना, वो अंदर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। ऑब्वियसली गुस्सा होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो जंगल में जाना चाहता है, उसका घर तो जंगल है, उसे 4 दीवारी के अंदर नहीं रहना है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टैंजा 2 में। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे घर के आसपास थोड़ा पार्टी सार्टी चल रहा है, तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कर देना, ओके। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि स्टैंजा 2 और 3 में हमें ये पता चलेगा कि आखिर एक्चुअली में उस टाइगर को कहां और कैसे होना चाहिए। तो स्टैंजा 2 में हमें वही बताया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है कि अगर वो टाइगर आजाद होता तो अभी किसी जंगल में होता, और उसी जंगल में वो किसी वाटर होल के पास, वाटर होल का मतलब होता है रिवर या फिर पॉन्ड, तो उसी जंगल में किसी रिवर या फिर पॉन्ड के पास छुप कर वो बड़े बड़े जो ग्रासेस होते हैं ना, लंबे लंबे घास होते हैं, उनके शैडोज में छुप कर वो किसी डियर मतलब हिरन का वेट कर रहा होता कि जैसे ही जो डियर है वो पानी पीने आएगा उस रिवर या पॉन्ड के पास, तो वो तुरंत जो टाइगर है वो निकलेगा, झपट्टा मारेगा और उस डियर को अपना शिकार बना लेगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार ये तो बहुत बुरी बात है, वो बेचारा मासूम को खा लेगा। अच्छा वो केजी में, देखो बुरी बात तो मतलब नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है। टाइगर का काम है हिरन को खाना। ऑब्वियसली अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इकोसिस्टम ब्रेक कर जाएगा, और इकोसिस्टम ब्रेक कर जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात। तो स्टैंजा 3 में बोला जा रहा है कि हो सकता है अगर वो जो टाइगर है वो हिरन का शिकार नहीं कर रहा होता अभी जंगल में, तो हो सकता है वो जंगल के आसपास जितने भी विलेज है ना, वहां पे जाकर लोगों को डरा रहा होता। वो टाइगर आराम से घूमते घूमते अपने जंगल के आसपास के विलेजेस में जाता वहां पे दहाड़ता और अपने व्हाइट फैंग्स का मतलब होता है लंबे लंबे दांतों और खासकर साथ ही में पंजों को दिखाकर लोगों को डरा रहा होता। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वो जो टाइगर है ना, वो दहाड़ कर अपने दांतों को दिखाकर और अपने पंजों को दिखाकर लोगों को डरा रहा होता। फिर हम आते हैं स्टैंजा 4 और 5 में, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि टाइगर का प्रेजेंट कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है स्टैंजा 4 में कि ये जो टाइगर है ये आजाद होता तब तो जंगल में घूम रहा होता, तब तो हिरन का शिकार कर रहा होता, लोगों को जाके विलेज में डरा रहा होता। लेकिन ये एक्चुअली कहाँ पे, ये तो बिहाइंड द बार्स है, मतलब कंक्रीट के सेल में बंद है। इसलिए इस टाइगर की जितनी भी ताकत है, जितनी भी स्ट्रेंथ है ना, वो बार्स के अंदर ही है, मतलब ये कुछ कर नहीं सकता है। ये जो टाइगर है ना, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका जितना भी ताकत है, ये अपना पूरा ताकत भी लगा देगा तब भी ये कुछ नहीं कर सकता। क्या ही कर सकता है? जेल तोड़ के थोड़ी भाग जाएगा, केज तोड़ के थोड़ी भाग जाएगा, नहीं भाग पाएगा। कहने को तो ये टाइगर जो है ना वो जंगल का राजा है, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई इज्जत नहीं है। लोग आ रहे हैं इसके ऊपर, हंस रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और निकल जा रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि टाइगर जू में, तुम भी जब कभी जू गए होगे तो लिए होगे ना टाइगर का फोटो, वहां पे दूसरे जानवरों का फोटो, तो इस टाइगर के साथ भी यही हो रहा है। तो ये जो टाइगर है ना, ये ज्यादा कुछ बिहेव नहीं कर रहा है, ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये बस लोगों को इग्नोर कर रहा है। फिर स्टैंजा 5 में हमें ये पता चलता है कि इस जू में हर रात पेट्रोलिंग कार्स आती है। पेट्रोलिंग कार्स का क्या काम होता है? ये देखने आती है कि कोई जंगल से कोई जानवर भाग तो नहीं गया, या फिर कोई जंगल में कोई जानवर के साथ कुछ कांड वांड तो नहीं हो गया। ये सब देखने आती है बेसिकली हर रात में। तो ये जो टाइगर है ये लास्ट वॉइस पेट्रोलिंग कार का सुनता है, मतलब ये जो आती है कार ये सुनता है, और उसके बाद सितारों को टुकुर टुकुर करके घूरते रहता है। अब यहाँ पे तुम एक छोटी सी चीज नोटिस करना, यहाँ पे लिखा गया है कि वो जो टाइगर है वो अपने ब्रिलियंट आईज से ब्रिलियंट स्टार को घूर रहा है। मतलब यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि जो टाइगर की आंख है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा चमचमा रही है। अगर तुमने कभी कोई पेट पाला होगा लाइक डॉग या कैट, तो तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी तुम रात में लाइट जलाते हो या फिर पेट के ऊपर टॉर्च मारते हो, लाइट मारते हो, तो उनकी जो आंख होती है ना, वो रात में बहुत ज्यादा ग्लो कर रही होती है। तो उसी तरह इस टाइगर के बारे में भी बोला गया है। अब मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मेरे पास भी पेट है जिसका नाम गुफी है, मेरे बगल में बैठा हुआ है, वो एक डॉग है, और कुछ बोलने के लिए नहीं है, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा ये जो चैप्टर, ये जो पोएम है, ये खत्म होता है। आई नो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा छोटा सा पोएम था। अगर तुम्हें मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे फॉग पोएम को, जिसे लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। देखो ऑथर इस पोएम में फॉग को कैट से कंपेयर करते हैं, तो तुम लोग पोएम के एंड में मुझे बताना कि क्या सच में तुम्हें फॉग और कैट के बीच में कोई सिमिलैरिटी फील होती है या फिर नहीं। वैसे ये पोएम इतना ज्यादा छोटा है कि मेरी एक्स भी बोलती थी कि इससे ज्यादा छोटा मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। आई मीन ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो पोएम कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स
लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव ऑन। मतलब जो फॉग होती है वो बिल्कुल किसी कैट की तरह बहुत ही साइलेंटली दबे पाव आती है, वो भी बिना आवाज किए। इसके बाद जो फॉग होती है वो पूरे हार्बर में, पूरे सिटी में फैल जाती है। वैसे तुम सबको हार्बर का मतलब तो पता ही होगा। हार्बर समुद्र का किनारा होता है जहाँ पे शिप्स आके लोड अनलोड होती है, या फिर तुम कह सकते हो शिप्स आके रुकती है। इन सिंपल वर्ड्स, समुद्र का किनारा जहाँ पे शिप आके रुकती है उसे हम हार्बर कहते हैं। तो जो फॉग होता है वो बिल्कुल चुपचाप आता है और पूरे हार्बर में, पूरे सिटी में फैल जाता है, छा जाता है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ साल भर फॉग नहीं रहता, बट ठंडे के टाइम में अगर तुम सुबह सुबह उठते होगे 6 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, तो उस टाइम जब तुम बाहर निकलते होगे तो देखते होगे ना पूरा फॉग फॉग है, दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो पोएट वही बताना चाहते हैं कि जो फॉग होती है ना वो एकदम चुपचाप आती है और पूरे सिटी में, पूरे हार्बर में फैल जाती है, लेकिन फिर चुपचाप चली भी जाती है। मतलब जब फॉग जाती है तो आवाज तो नहीं करती ना, अचानक से गायब हो जाती है। जब मैं स्कूल जाया करता था ठंडे के टाइम में, तब मेरा स्कूल कुछ 7 बजे के अप्रॉक्स होता था, ठीक है। तो मैं 7 बजे जैसे बस स्टॉपेज में पहुंचता था तब बहुत फॉग 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 होता था, लेकिन मैं बस 7:30 बजे आता था तो मैं देखता था कि 15-20 मिनट में अचानक से फॉग गायब हो गया। मतलब बिन आवाज किए गायब हो गया, मुझे पता भी नहीं चला कैसे गायब हो गया। तो पोएट भी यहाँ पे वही बताना चाहते हैं। तो वैसे ही जो कैट होती है ना वो भी बिल्कुल दबे पाव आती है। जब कैट आएगी तुम्हारे पास तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें साउंड नहीं होगा, क्योंकि उनके वेलवेट पैड्स होते हैं उनके पैरों में। तो जब कैट आती है तब वो अपने हंचेस में बैठती है। कैसे बैठती है? हंचेस में तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा होगा, बिल्कुल इस तरह से। और फिर कुछ देर अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करती है, देखती है, और फिर कैट भी बिल्कुल फॉग की तरह चुपचाप बिना आवाज के चली भी जाती है। देखो इतना छोटा सा पोएम था, हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म। चलो अब पार्टी दो। कोई बात नहीं, पार्टी नहीं देना तो एटलीस्ट इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। तो उनसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकीशिल भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द बॉल पोएम, जिसे लिखा है जॉन बेरीमैन भैया ने। तो सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। तो देखो होता ऐसा कुछ खास नहीं है, बस जो हमारे पोएट है जॉन बेरीमैन भैया, वो एक बच्चे को अपने बॉल्स के साथ खेलते हुए देख लेते हैं। फिर गलत चीज सोच रहे हो तुम, ठरकियो। मैं वो वाली बॉल्स का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खेलने वाली बॉल्स का बात कर रहा हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ कि तुम लोग उसी बॉल से खेलते हो? हाँ, तो वो जो बच्चा होता है ना वो हार्बर के पास खेल रहा होता है। हार्बर का मतलब जहाँ ओशियन के पास शिप वगैरह लगती है, जहाज वगैरह लगता है, वहां पर। तो जॉन बेरीमैन भैया देखते हैं कि उस बच्चे का जो बॉल होता है वो ड्रिबल करते करते, टपकते टपकते पानी में जाके गिर जाता है, मतलब ओशियन में जाके गिर जाता है। एंड इस इंसिडेंट को देखकर हमारे जो जॉन बेरीमैन भैया है वो जीवन के बारे में ज्ञान देते हैं। वो ये ज्ञान देते हैं कि वो बच्चा अब क्या क्या सीख रहा है वगैरह वगैरह, जिसे हम चैप्टर में समझेंगे। ओके, तो चलो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ऑब्वियसली मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना वगैरह वगैरह। तुम्हें जहां भी मन फॉलो कर सकते हो मुझे। अरे हाँ, और एक चीज, अभी जैसे ही मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगा ना तब तुम्हें यहाँ पे सबटाइटल्स देखने को मिलेंगे। वो सबटाइटल्स कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे एनसीईआरटी के लाइंस है, मतलब तुम्हारे पोएम के लाइंस है, तो उससे रिलेट करके मेरे एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करना। लिटरली तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही डीप मीनिंग वाला पोएम है। तो चलो अब एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पोएम कुछ ऐसे स्टार्ट होता है और पोएट कहते हैं कि वो लड़का अब कैसा होगा जिसने अपने बॉल को खोया है, वो लड़का अब क्या करेगा। मैंने उस लड़की को देखा था खेलते हुए अपने बॉल्स के साथ, और मैं देख रहा था कि कैसे उसका जो बॉल है वो बाउंस करते करते स्ट्रीट के नीचे से होकर पानी में जाकर गिर गया। और अगर मैं अभी उस लड़के को जाकर बोलता हूँ कि देयर इज अनदर बॉल, मतलब इस दुनिया में और भी बॉल्स हैं, तो इस चीज से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उस लड़के का जो दुख है, जो सैडनेस है, वो खत्म नहीं होने वाला है। अभी वो जो लड़का है उसे अत्यंत हिला देने वाला दुख लगता है, मतलब अभी जो वो लड़का है वो बहुत ज्यादा शौक में है। और अभी वो जो लड़का है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा शौक में है, इसलिए वो एकदम रिजिड होकर कांपते हुए उस बॉल को नीचे देख रहा है कि कैसे वो जो बॉल है वो बहते हुए ओशियन में जा रही है। वो जो बॉल है जो ओशियन में डूबते जा रही है वो उस यंग लड़के को एडल्ट बना रही है। मतलब बेसिकली यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि वो जो बॉल है ना वो उस लड़के का, उस बच्चे का यंग डेज है, और जैसे जैसे वो बॉल डूब रहा है वैसे वैसे उस लड़के का यंग डेज भी डूबता जा रहा है, मतलब जाते जा रहा है, पीछे छूटते जा रहा है। और धीरे धीरे वो जो यंग लड़का है, वो जो यंग बच्चा है, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है एडल्ट में, क्योंकि इस पॉइंट पे उस लड़के को जीवन की सीख मिल रही है। और फिर ऑथर कहते हैं इस वक्त मैं इस बच्चे को इंट्रूड नहीं करूंगा, मतलब डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा अगर मैं इस वक्त इस बच्चे को जाकर एक नया बॉल भी दे दूं ना तो वो इस वक्त इसके लिए वर्थलेस होगा, मतलब कि कोई काम का नहीं होगा। फिर पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इस वक्त वो जो लड़का है ना वो अपनी पहली
रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद कर रहा है जो उस बॉल के साथ खत्म हो गया, क्योंकि वो जो बॉल है अब वो उसके पास नहीं है, वो डूब चुका है या फिर ओशियन में कहीं खो चुका है। फिर पोएट कहते हैं इस दुनिया में जो लोग होते हैं ना वो बॉल लेते हैं। यहाँ पे बॉल को सामान और रिस्पॉन्सिबिलिटी से सिग्निफाई किया गया है, ठीक है, यहाँ पे बॉल का एक्चुअल मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो लोग होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या फिर सामान लेते हैं और उनसे वो सामान या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी खोता भी है। लेकिन जब उनसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और सामान खो जाता है तो उस वक्त, उस मोमेंट पे उनके साथ कोई भी नहीं रहता है, कोई दूसरा नहीं रहता है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना सके या फिर उनके सामान को वापस कर सके। बेसिकली यहाँ पे पोएट सिंपली यही कहना चाहते हैं कि जिस इंसान की जो चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उसके लिए वही जिम्मेवार होता है अगर वो उसे खो देता है तो। देखो मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हो, यही ना कि पोएट को इतना अफसोस हो रहा था तो उस बच्चे को नया बॉल दे देते, इतना ज्ञान पेलने का क्या जरूरत था। तो इसी चीज को पोएट आगे वाले लाइंस में एक्सप्लेन करते हैं। फिर पोएट कहते हैं कि जो मनी होता है, जो पैसा होता है, वो एक्सटर्नल चीज होता है। जैसे कि हाँ तुम उस बच्चे को नया बॉल तो दे सकते हो लेकिन उसका जो पुराना बॉल था जिससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी थी, तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसे वापस नहीं कर सकते हो। और अब उस लड़के को उसके डेस्परेट आइज के पीछे सीख मिल रही है, मतलब ही इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब कि लॉस को सहने की क्षमता या फिर लॉस से उभर कर कैसे बाहर आना है, इस चीज की सीख मिल रही है। और ये जो सीख इस बच्चे को अभी मिल रही है वो हर इंसान, हर मर्द जानता है। और अगर इस दुनिया में कोई है जो नहीं जानता है तो उसे जानना पड़ता है। एक ना एक टाइम उस इंसान के लाइफ में भी आएगा जब उसे भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बर्डन से उभरना सीखना होगा। एंड इस तरह से ये तुम्हारा डीप मीनिंग वाला पोएम खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब जल्दी से सुमड़ी में आ जाओ। तुम लोग को एक बात बताता हूँ, ठीक है, एकदम शांति से चुपचाप सुनना। देखो मान लेते हैं इस वीडियो को 6 लाख लोग फ्यूचर में देखते हैं और अगर 6 के 6 लाख लोग इस वीडियो को लाइक कर देते हैं तो मेरे हो जाएंगे 1 मिलियन। फिर तुम्हारे भैया क्या करेंगे, मतलब मैं क्या करूंगा मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं इलेक्शन लड़ूंगा और पीएम या फिर सीएम जो भी कुर्सी मिले, मैं इतना लालची नहीं हूँ, ठीक है, कहीं जो भी मिले मैं वहां पे बैठ जाऊंगा और फिर सबसे पहले तुम लोग एग्जाम कैंसिल करवा दूंगा और बाय चांस अगर कैंसिल नहीं हुआ तो तुम लोग सबको टॉप करा दूंगा, मेरा गारंटी। बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इन से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये सीक्रेट किसी को बताना मत, बस यहीं तक, इस वीडियो तक ही सीमित है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे ट्रीज पोएम को। वैसे ये जो पोएम है ना ये तुम्हारे बुक का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पोएम में से एक था, लेकिन आज मैं इस पोएम को तुम्हें इस वे से समझाऊंगा कि तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनलाइक यूट्यूब में इस पोएम के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी है जिसमें एक्सप्लेनेशन गलत की गई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतने गलत एक्सप्लेनेशन के साथ वो वीडियोस को यूट्यूब में भी डाल देते हैं और ऑडियंस नोटिस भी नहीं करते हैं। देखो मुझे किसी के व्यूज से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलत लिख कर आओगे तो तुम्हारे ही मार्क्स कटेंगे। खैर जल्दी से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है ना इसे लिखा है एड्रिन रिच ने और ये एक रियल फेमिनिस्ट थी। आजकल की सो कॉल्ड फेक फेमिनिस्ट जैसा नहीं थी जिन्हें इक्वल राइट्स नहीं चाहिए बल्कि मेन से ज्यादा राइट्स चाहिए। आई मीन मुझे समझ में नहीं आता, लड़कों के साथ भी तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो इस पे कुछ क्यों नहीं किया जाता। एक सो कॉल्ड फेक फेमिनिस्ट ने लड़के के ऊपर हाथ उठाया तो चलेगा, लेकिन अगर लड़के ने उसके ऊपर हाथ उठाया तो वो जेल में पहुंच जाएगा। और जब मरने जीने की बात आती है तब औरतों और बच्चों को पहले क्यों निकाला जाता है? मर्द कहाँ गए ब्रो, हम ह्यूमंस नहीं है। खैर पर्सनल ग्रज को साइड में रखते हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि जो एड्रिन रिच थी ना वो एक रियल फेमिनिस्ट थी, क्योंकि उनके टाइम में वुमेन्स को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। इवन की वुमेन्स को पढ़ना भी अलाउड नहीं था और उनकी कम एज में शादी भी करवा दी जाती थी, जो कि मोरली बहुत इनकरेक्ट है। तो इसलिए एड्रिन रिच ने अपने राइटिंग्स के थ्रू अवेयरनेस फैलाया और प्रोटेस्ट भी करा। और आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं द ट्रीज, वो भी उनकी एक राइटिंग में से एक है। वैसे इनकी एक क्लास 12 की भी पोएम है जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। काफी अच्छा पोएम है, एक बार जरूर पढ़ना। एड्रिन रिच इन पोएम्स में घुमा फिराकर औरतों की राइट्स के बारे में बात करती है और ये जिन राइट्स के बारे में बात करती है ना वो बहुत ही जेन्युइन और बेसिक होती है, जो हर ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हमने ऑथर के बारे में जान लिया, अब हम लोग जल्दी से पोएम को रीड करते हैं। देखो अगर तुम सच में ट्रीज पोएम को समझना चाहती हो ना तो एक बात अपने दिमाग में डाल लो, वो चीज ये है कि ट्री लिखना तो बस बहाना है। एक्चुअली में ट्रीज का मतलब वुमेन है। तुम ट्रीज वर्ड को वुमेन से रिप्लेस करके लिखोगे ना तब भी इस पोएम का एक मतलब बन जाएगा। इसलिए मैं इस पोएम के तुम्हारे चारों स्टैंजा को 2 वे में समझाऊंगा, एक इसका लिटरल मीनिंग और एक ट्रीज के जगह वुमेन रखकर। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। बस मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो मैनेज कर लेना। द
The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by the morning. तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग समझते हैं। तो इस पोएम का बेसिक मतलब यही है कि जो इंडोर प्लांट्स है वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब किसी के घर में सुंदरता नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि वो सब जंगल जाएंगे और वहीं जंगल में जाकर रहेंगे। वैसे भी जो लोग हैं ना, उन्होंने जंगल से सारे ट्रीज को काट दिया है, तो जंगल में अब तो ट्रीज है ही नहीं। तो इसलिए ये जो इंडोर प्लांट्स हैं, ये लोग जंगल में जाएंगे और ट्रीज की भरपाई करेंगे। फिर हमें आगे पता चलता है कि क्योंकि जंगल में अब ट्रीज नहीं है, तो अब कोई भी बर्ड्स आकर जंगल में नहीं बैठती है। जो इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए अब छुपने की कोई जगह ही नहीं बची है, और पेड़ पौधे ना होने के कारण जो सन की रोशनी है वो डायरेक्ट जमीन पे पड़ती है, और इसलिए अब जंगल में छांव भी नहीं है। तो इसलिए जो इंडोर प्लांट्स है, ट्रीज है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोगों के घर की खूबसूरती नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि जंगल में जाएंगे और जंगल में ट्रीज की भरपाई करेंगे। अब तुम लोग सोच रहे हो कि वाह, इतना इजी स्टैंजा था, एक बार में समझ में आ गया। तो हाँ देखो, इजी तो है, लेकिन अभी हमें ट्रीज को वुमेन से रिप्लेस करके भी इस स्टैंजा को समझना पड़ेगा। तो अब इस पोएम का मतलब बन जाता है कि जो वुमेन्स है वो अब घर से निकलकर बाहर की दुनिया में जा रही है, उस समाज में जा रही है जो वुमेन्स के बिना अब तक खाली था, और अब वक्त आ गया है कि बस मेंस नहीं बल्कि वुमेन्स भी मिलकर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब अब वुमेन्स भी कंट्री के सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, और इसलिए ये जो समाज था जो वुमेन्स के बिना खाली था, अब वो कल सुबह तक वुमेन से भी भरा होगा। और भले ये जो मैं बात बोल रही हूँ ना, ये एक रात में ना हो, लेकिन एक ना एक दिन, एक ना एक सुबह जरूर होगा। आई होप सो तुम्हें स्टैंजा 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, लिटरल मीनिंग भी समझ में आ गया होगा, और ट्रीज को वुमेन से रिप्लेस करके जो मीनिंग है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जल्दी से स्टैंजा 2 में बढ़ते हैं। ओके, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exhaustion, long crabbed boughs shuffling under the roof like newly discharged patient half dazed, moving to the clinic doors. तो सबसे पहले इस पोएम का हम लोग लिटरल मीनिंग जान लेते हैं। कुछ पेड़ पौधे जो है ना, वो वरांडा में फंस गए हैं, और वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उस फंसे हुए जगह से, उस फंसे हुए वरांडा से निकलने के लिए। और वो फंसे हुए प्लांट्स मेहनत क्यों कर रहे हैं? ताकि वो वहां से निकलकर जंगल जा सके। उन फंसे हुए प्लांट्स की जो लीव्स है, मतलब जो पत्ते हैं और शाखाएं हैं, वो विंडो ग्लास की तरफ बढ़ते जा रही है। और ऑफ कोर्स तुमने इतना तो पढ़ा ही होगा कि जो प्लांट की लीव्स है और जो ब्रांचेस है, वो सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो करती है। तो अगर तुम किसी प्लांट को अपने घर के अंदर रख दोगे, तो वो जो प्लांट है वो तुम्हारे विंडो के डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, मतलब उस डायरेक्शन में बढ़ेगा जहां से लाइट आ रही है। फिर पोएट कहती है कि ये जो पेड़ पौधे है ना, ये बिल्कुल एक डिस्चार्ज हुए पेशेंट की तरह है, जो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ है, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी क्लिनिक डोर से बाहर निकलना है। मतलब वो डिस्चार्ज पेशेंट नहीं होते हैं जो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकलना चाहते हैं। अब हम लोग सेकंड स्टैंजा में वुमेन्स को रखकर समझते हैं। ओके, तो इस स्टैंजा में पोएट यही कहना चाहती है कि जो वुमेन्स है ना, वो एक ही रात में, मतलब रातों रात घर से बाहर नहीं निकल जाएगी। उन्हें धीरे धीरे इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा और समाज में अपनी जगह बनानी पड़ेगी, मतलब सोसाइटी में अपनी जगह बनानी पड़ेगी, बिल्कुल इन ट्रीज के लीव्स और ब्रांचेस की तरह। तो इस स्टैंजा में पोएट यही कहना चाहती है कि जो वुमेन्स है ना, वो रातों रात घर से बाहर नहीं निकल जाएगी। उन्हें इन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, इस समाज में अपना जगह बनाना पड़ेगा धीरे धीरे करके, बिल्कुल इन फंसे हुए प्लांट्स की लीव्स और ब्रांचेस की तरह, जो धीरे धीरे करके विंडो ग्लास के डायरेक्शन में बढ़े जा रहे हैं, ताकि वो धीरे धीरे वहां से बाहर निकल सके। और इसलिए आजकल की जो छोटी बच्ची है, मतलब जो गर्ल चाइल्ड है, वो भी अपने आप को एडुकेट कर रही है, स्कूल जा रही है, ताकि वो एक टाइम आने पर इस समाज का पार्ट बन सके, मतलब सोसाइटी का पार्ट बन सके, बिल्कुल मर्दों की तरह, मेल्स की तरह। और जो वुमेन्स है ना, वो बिल्कुल इतना ही एक्साइटेड है इस सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए, जितना एक डिस्चार्ज पेशेंट हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकलने के लिए एक्साइटेड होता है। देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये पोएम 1963 के टाइम में लिखा गया था, एंड उस टाइम में सच में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था। उस टाइम की जो वुमेन्स थी ना, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दी जाती थी। आजकल के वुमेन्स को तो इक्वल छोड़ो, मोर देन इक्वल राइट्स दे दी गई है, एंड कई तो इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। तुमने न्यूज में कई बार देखा ही होगा। हालांकि मुझे अपने देश के कानून पर बहुत भरोसा है, तो जो गलत होगा उनको सजा मिलेगी। अब हम लोग जल्दी से स्टैंजा 3 की ओर बढ़ते हैं। आई सिट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh. The whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. तो अगर सबसे पहले हम लिटरल मीनिंग से स्टार्ट करें, तो इस स्टैंजा का मतलब ये होता है कि जो पोएट है ना, वो अपने रूम में बैठकर एक लेटर लिख रही है, और पोएट जिस रूम में बैठी है ना, वहां से उन्हें अपने घर का वरांदा दिख रहा है।
पोएट ये देख रही है कि कैसे वो जो प्लांट्स है ना वो बहुत कोशिश कर रहे हैं वरांडा से निकलकर बाहर जाने के लिए। मतलब पोएट देख रही है उन प्लांट्स को कोशिश करते हुए कि वो वरांडा से अपने आप को आजाद कर सके, मतलब वहां से निकल सके और जंगल में जा सके। फिर पोएट ये कहती है कि ये जो टाइम है ना ये रात का टाइम है और जो मून है वो साइन कर रहा है, और साथ ही साथ वो आसमान को देख रही है जो उस वक्त पूरा खुला हुआ है। खुला हुआ का मतलब है कि वो एकदम लिमिटलेस है, उसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए पोएट कहती है कि उन्हें उस वक्त ओपन आसमान दिख रहा है, ओपन स्काई दिख रहा है। और फिर वो कहती है कि उन्हें लीव्स और लिचन की स्मेल एकदम रूम तक आ रही है। तो अगर अब हम वुमेन को ट्रीज की जगह रखकर समझे तो पोएट ये कहना चाहती है कि जो वुमेन्स है ना वो डार्कनेस में भी मेहनत कर रही है। मतलब जब उन वुमेन्स को कोई होप नजर नहीं आ रही है फिर भी वो मेहनत कर रही है, और जो वुमेन्स है ना वो डार्कनेस में भी साइन कर रही है। मतलब उनका जो मेहनत है ना वो रंग ला रहा है। और अब जो वुमेन है ना वो बिल्कुल स्काई की तरह लिमिटलेस हो चुकी है, मतलब अब वो कुछ भी कर सकती है और अब उनका कोई एंड नहीं है। और जो वुमेन एफर्ट डाल रही है, जो अच्छे काम कर रही है सोसाइटी के लिए, वो अब लोगों के कान तक पहुंच रहा है। तो अब हम लोग स्टैंजा 4 को पढ़ते हैं। ओके, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward in the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंपॉर्टेंट स्टैंजा है ये। तो अब हम लोग सबसे पहले इस स्टैंजा का लिटरल मीनिंग समझते हैं। तो पोएट कह रही है कि जो लोग हैं ना वो खुसर फुसर कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये ट्रीज अचानक से हमारे घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं। ये ट्रीज जो कल को हमारी घर की खूबसूरती बढ़ाते थे, ये अचानक से निकलकर फॉरेस्ट में कैसे जा सकते हैं। लेकिन फिर पोएट कहती है कि उन्हें पता है ये जो आवाजें आ रही है, ये जो लोग खुसर फुसर कर रहे हैं, ये जल्दी ही शांत हो जाएगी। मतलब कि कल ही शांत हो जाएगी जब सारे के सारे इंडोर प्लांट्स जंगल में चले जाएंगे। और स्टार्टिंग में जो प्लांट्स थे ना जो एफर्ट डाल रहे थे शीशा को तोड़कर बाहर निकलने के लिए, वो अब सक्सेसफुल हो रहे हैं। मतलब कि वो शीशा अब टूट रहा है। और फिर पोएट देखती है कि वो शीशा टूट जाता है और वो जो ट्रीज है ना वो लड़खड़ा कर ही सही लेकिन अंधेरी रातों में चलना स्टार्ट कर देते हैं और जंगल की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। ये देखकर जो विंड होता है वो उनका स्वागत करता है, उन ट्रीज का, उन प्लांट्स का स्वागत करने लगता है। और जो बड़े ओक ट्री है, मतलब जो बड़े पुराने पेड़ है जिनके पीछे मून छिपा हुआ है, उसकी जो किरणें हैं वो एकदम स्कैटर कर जाती है, बिल्कुल मिरर टूटने जैसा। जैसे तुम अगर शीशा को कैसे पटकते हो तो वो एकदम स्कैटर कर जाता है, तो वैसे ही तो उस ओक ट्री के वजह से मून की जो किरणें हैं वो एकदम स्कैटर करते हुए जमीन पे पड़ रही है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया है। अब हम लोग इस स्टैंजा में वुमेन्स को रखकर समझते हैं। ये स्टैंजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। पोएट कहना चाहती है कि जब वुमेन्स पहली बार समाज में कदम बढ़ाती है ना तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि देखो क्या कर रही है वो, कितना गलत काम कर रही है वो। लेकिन जल्दी ही जब वुमेन्स भी सक्सेसफुल होने लगती है तो लोग जो बातें बना रहे थे ना वो चुप हो जाते हैं। मतलब जब वुमेन्स ने बड़े बड़े काम करके दिखाया, जब उन्होंने अपने आप को साबित कर लिया, तब अचानक से ये सारे लोग जो खुसर फुसर कर रहे थे सभी गायब हो जाते हैं, मतलब चुप हो जाते हैं। और फिर वो जो शीशा था, मतलब समाज में जो पर्दा था जो वुमेन्स को इक्वल राइट्स नहीं देता था, बहुत सारी राइट्स नहीं देता था, वो अब टूट चुका है। मतलब समाज का वो पर्दा अब खत्म हो चुका है और वुमेन्स अब आगे बढ़ रही है। भले ही लड़खड़ा कर आगे बढ़ रही है लेकिन वो आगे बढ़ रही है। और वो लोग जो स्टार्टिंग में उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो अब उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनका समाज में स्वागत किया जा रहा है। इसके आगे के लाइन में ओक ट्री के जरिए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात की गई है कि कैसे वो सोसाइटी बिल्कुल शीशा की तरह टूट चुकी है, या कह सकते हो बिल्कुल मून की किरणें की तरह, मतलब मून की रोशनी की तरह टूट चुकी है। यहाँ पे ओक ट्री वो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनके अकॉर्डिंग मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी होती है और वुमेन्स को कोई भी अच्छे राइट्स नहीं देने चाहिए। और ऐसे ही ये जो तुम्हारा पोएम का एक्सप्लेनेशन है वो खत्म होता है। आई होप से तुम्हें इस पोएम का लिटरल मीनिंग भी समझ में आ गया होगा और जो पोएट कहना चाहती है वो भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमारी एड्रिन रिच ने कितनी दिमाग लगाकर, कितना घुमा फिराकर इस पोएम को लिखा है। तो इस बात के लिए उनके लिए तारीफ जरूर करना कमेंट सेक्शन पे। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे सेकंड चैनल भैया जी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर तुम बोर्ड्स के बाद कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो पढ़ाई के अलावा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे फर्स्ट फ्लैट बुक का एक बहुत ही लंबा सा पोयम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये जो पोयम है ना ये देखने में लंबा है लेकिन एग्जैक्टली ये जो पोयम है ना ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये जो पोयम है ये एक पोयम है ही नहीं, ये एक स्टोरी है। स्टोरी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पोयम है ये एक बैलेड है। बैलेड का क्या मतलब होता है, एक ऐसा पोयम जो स्टोरी के फॉर्म में लिखा जाए
उसे हम बैलेट कहते हैं। इसलिए तुम लोगों को ये जो पोयम है ना वो समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा गया है। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर तुम्हारे एजुकेशनल भैया की आवाज कैसे चेंज हो गई है। तो मैं तुम्हारा एजुकेशनल भैया नहीं हूँ, मैं तुम्हारा आयुष भैया हूँ। तुम्हारे एजुकेशनल भैया कुछ और काम में बिजी है, इसलिए आज का चैप्टर मैं तुम्हारे आयुष भैया बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा भी एक चैनल है जिसका नाम है अनएंडिंग एजुकेशन। अगर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो मैं इसी टाइप के एनिमेटेड वीडियो में हिंदी का एक्सप्लेनेशन करता हूँ। पसंद आया तो चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टैंजा को। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। तो अब हमारा फर्स्ट स्टैंजा शुरू होता है और हमें बताया जाता है कि बेलिंडा जो कि एक छोटी सी बच्ची है, वो एक छोटे से व्हाइट कलर के हाउस में रहा करती थी। उसके साथ एक ब्लैक कलर का बिल्ली का बच्चा, एक ग्रे कलर का छोटा सा माउस, एक छोटा सा येलो कलर का डॉग, एक छोटा सा रेड कलर का वैगन यानी कि एक छोटा सा गाड़ी, और वो एक रियल ट्रू ड्रैगन के साथ रहा करती थी अपने उस घर में। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा यहाँ कंप्लीट होता है। चलो बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन was coward and she called him custard। सेकेंड स्टैंजा में हमें सारे पेट्स के यानी कि जो भी एनिमल्स बेलिंडा के साथ रहा करते थे उसके घर में, उन सारे के नाम बताए जाएंगे। हाय, मैं हूँ बेलिंडा। मियाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इंक। हाय, मेरा नाम है ब्लिंक। भू भू। हाय, मैं हूँ मस्टर्ड। हेलो, मैं हूँ कस्टर्ड एंड लोग मुझे बहुत ज्यादा डरपोक समझते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टैंजा की तरफ। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर ऑन हिज टोज। इस स्टैंजा में तुम लोगों को मेरे बारे में पढ़ना है। मेरे टॉप में स्पाइक्स है यानी कि बड़े नुकीले कांटे हैं, अंडरनीथ स्केल्स है यानी कि आगे के साइड धारियां हैं, मेरे मुंह से आग निकलती है और नाक से धुआं निकलता है, मेरे पैर में बड़े बड़े नाखून हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ स्टैंजा की तरफ। बेलिंडा was as brave as barrel full of beers and Ink and Blink chased lion down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage। तो अब हमारा फोर्थ स्टैंजा स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि बेलिंडा भालुओं के एक झुंड की जितना स्ट्रॉन्ग थी, ब्रेव थी। इंक और ब्लिंक शेर को सीढ़ियों के नीचे दौड़ाकर भगा दिया करते थे। मस्टर्ड इतना ब्रेव था जितना कि एक टाइगर गुस्से में यानी कि रेज में होता है। एंड हमारा जो कस्टर्ड था, ड्रैगन था, एक नाइस सेफ केज यानी कि एक सुरक्षित पिंजरे के लिए हमेशा रोता रहता था। अब हमारा फिफ्थ स्टैंजा है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in a little red wagon at Relio Trulio Cowardly Dragon। फिफ्थ स्टैंजा में हम सभी को बताया जाता है कि कैसे वो लोग उस ड्रैगन का यानी कि हमारे कस्टर्ड का मजाक उड़ाया करते थे। मैं उसे टिकल यानी कि गुदगुदी करती रहती थी एंड मैं बिना कोई तरस खाए उसे गुदगुदी करती जाती थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड रूडली कस्टर्ड को पर्सिवल कह के चिढ़ाया करते थे। पर्सिवल आखिर कौन था? पर्सिवल एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव सोल्जर था जो कि हर फाइट में लड़ा करता था, लेकिन एक फाइट के लिए वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड जंग के मैदान में जाता ही नहीं है, यानी कि वो डर से लड़ने ही नहीं जाता है। वो सब उस छोटे से रेड वैगन में बैठकर हमारे रियल ट्रू ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते थे। अब हमारा सिक्स्थ स्टैंजा है। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage। अब हमारा यहाँ से सिक्स्थ स्टैंजा स्टार्ट होता है। मैं कस्टर्ड पे जोर जोर से हंसा करती थी एंड तब तक हंसा करती थी जब तक मैं पूरे घर को हंस हंस कर हिला नहीं देती थी। मैं अपनी लैंग्वेज में कस्टर्ड को वीक कह के चिढ़ाया करता था। तुम्हारी एज क्या है कस्टर्ड? तुम्हारी एज क्या है कस्टर्ड? मुझे अपना केज चाहिए। अब हमारा सेवेंथ स्टैंजा है।
Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in a window. अब हमारा यहाँ से 7th स्टैंजा स्टार्ट होता है और सीन चेंज होता है। अचानक से एक जोरदार आवाज आती है। हमारा जो मस्टर्ड है वो गुर्राने लगता है एंड सभी लोग घर के इधर उधर देखने लगते हैं। इंक मियाओ साउंड निकालता है। ओह, अब वो लोग देखते हैं कि एक पायरेट उनके घर में ऊपर विंडो के थ्रू चढ़ रहा था एंड उनके घर में एंटर कर रहा था। और यहाँ पे हमारा ये स्टैंजा कंप्लीट होता है। आगे पढ़ने से पहले मुझे पता है कि तुम लोगों के जो एग्जाम्स है वो बहुत ज्यादा पास आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओसवाल के LMP बुक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है लास्ट मिनट प्रिपरेशन बुक्स। इसमें तुम सभी को एडिशनल सैंपल पेपर देखने को मिलेगा जो इस साल सितंबर में ही लॉन्च हुआ है। तुम सभी को इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स देखने को मिलेगा, जिसमें क्रूशियल टॉपिक इंक्लूडेड है जो कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। एंड ऑब्वियसली तुम्हें इसमें माइंड मैप्स एंड मेमोनिक्स देखने को मिलेगा जो तुम्हें मेमोराइज एंड विजुअलाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसमें कॉन्सेप्ट वीडियोस भी अवेलेबल है। इस बुक का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट एरिया में मिल जाएगा, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पोयम में। अब हमारा 8th स्टैंजा है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. मेरे लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों में पिस्टल था एंड अपने मुंह में मैंने एक चाकू दबाया हुआ था। मेरा बियर्ड ब्लैक कलर का है एंड एक वुड लेग का है, और तुम लोग मुझे देखकर समझ ही गए होगे कि मैं यहाँ पे कोई भी अच्छे काम के लिए नहीं आया हूँ। अब हमारा 9th स्टैंजा है, बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प, इंक ट्रिकल डाउन द बॉटम ऑफ हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। इस स्टैंजा में हम लोग बेसिकली सभी जो लोग हैं हाउस में उन सभी का रिएक्शंस देखेंगे। जो बेलिंडा है वो जोर से चिल्लाती है एंड उसके जो चेहरे का रंग होता है वो पूरा उड़ जाता है। हेल्प हेल्प हेल्प, कोई मेरी मदद करो। जो हमारा मस्टर्ड है वो चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। जो हमारा किटन है यानी कि जो हमारा ब्लिंक है, बिल्ली का बच्चा है, वो दबे पाव वहां से निकल लेता है एंड हाउस के किसी कोने में जाकर छिप जाता है। और हमारा चूहा ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली दिमाग लगाता है, अपने ब्रेन को यूज करता है एंड चुपके से वहां से भागकर अपने माउस होल, यानी कि कैसे तुम लोग देखते हो ना जैसे टॉम एंड जेरी में जेरी अपने बिल में जाकर घुस जाता है, वैसे ही हमारा चूहा तुरंत ही जाकर अपने होल में घुस जाता है। अब हमारा 10th स्टैंजा है, बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. तो जो कस्टर्ड होता है वो उछलते हुए एक इंजन के जैसे साउंड निकालते हुए वहां आता है, अपने पूंछ को जोर जोर से हिलाते हुए उन दोनों के बीच यानी कि पायरेट एंड बेलिंडा के बीच आकर खड़ा हो जाता है। वो एक तीखी आवाज यानी कि शोर करते हुए उस पायरेट के पास जाता है, जैसे एक रॉबिन बर्ड एक इंसेक्ट पे अटैक करता है, वैसे ही जो हमारा कस्टर्ड है वो पायरेट पे अटैक कर देता है। अब हमारा 11th स्टैंजा है, द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. यहाँ से हमारा 11th स्टैंजा स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जो पायरेट है वो बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ घूरने लगता है, अपने पॉकेट से एक वाइन की बोतल निकालता है, उससे एक जिप पी लेता है, यानी कि थोड़ा सा वाइन उस बोतल से पी लेता है। अब होता क्या है कि जो पायरेट है वो बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ 2 गोली फायर कर देता है। थैंकफुली जो ड्रैगन है वो उस दोनों बुलेट से बच जाता है एंड फिर तुरंत ही पायरेट के पास झपटता है एंड उसे निगल जाता है। अब हमारा 12th स्टैंजा है, बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for the pirate victim, ink and blink in glee did guided around the dragon that ate the pirate. अब हमारा 12th स्टैंजा यहाँ से शुरू होगा एंड सभी मेंबर्स के रिएक्शंस देखेंगे हम। बेलिंडा तुरंत ही कस्टर्ड के पास जाती है एंड उसे जोर से हग कर लेती है। जो हमारा मस्टर्ड है वो कस्टर्ड का जाके चाटने लगता है, ओ सॉरी उसे मस्का लगाने लगता है।
कोई भी हमारे पायरेट विक्टिम के बारे में नहीं सोचता है। इंक और ब्लिंक जो है वो कस्टर्ड के आगे पीछे गोल गोल घूमने लगते हैं। अब हमारा 13th स्टैंजा है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई डिड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी डिड हैव बीन 3 times as brave we think, and custard said I quite agree that everybody is braver than me। अब हमारा 13th स्टैंजा स्टार्ट होगा एंड सारे मेंबर्स एक एक करके बोलते हैं। मैं 2 गुना बहादुर होता अगर मैं कंफ्यूज ना होता उस पायरेट को देखकर। तो हमें लगता है कि हम लोग तुमसे 3 गुना बहादुर होते। मुझे लगता है कि हम 3 गुना बहादुर है कस्टर्ड से। मैं अग्री करता हूँ तुम सभी के बातों से, मुझसे सभी लोग ज्यादा बहादुर हैं। अब हमारा 14th स्टैंजा है, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। तो अब हमारा 14th स्टैंजा एकदम सेम है फर्स्ट स्टैंजा के, एंड हमें इस स्टैंजा में भी बताया जाता है कि आज भी जो बेलिंडा है वो अपने छोटे से सफेद घर में रहा करती है अपने सारे मेंबर्स के साथ, यानी कि अपने माउस, कैट, कस्टर्ड ड्रैगन के साथ एंड मस्टर्ड जो कि डॉग है हमारे, वो सारे एक साथ आज भी उस छोटे से घर में रहते हैं। अब हमारा 15th स्टैंजा है, बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स and ink and blink chase lions down the stair, mustard is as brave as tiger in a rage, but custard keeps crying for a nice safe cage। बेलिंडा आज भी भालुओं के झुंड के जितना स्ट्रॉन्ग है। जो इंक और ब्लिंक थे वो आज भी शेर को दौड़ाकर भगा दिया करते थे। जो मस्टर्ड है वो एक गुस्सैल टाइगर के जितना आज भी ब्रेव है, लेकिन जो हमारा कस्टर्ड ड्रैगन है, रियल ट्रू ड्रैगन है, वो आज भी उस नाइस सेफ केज के लिए रोते रहता है। सो इसी के साथ आज का हमारा पूरा पोएम कंप्लीट होता है। होप सो तुम लोगों को पूरा पोएम समझ आ गया होगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।